नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस में। चैप्टर 11 का भाग 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम बताएंगे भाग 4। भाग 3 में हम लोगों ने जाना था पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के आवश्यक साधन, आवश्यक पदार्थ। ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिसको पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में यूज में लाया जाता है, इसके बारे में जो है हमने भाग 3 में बता दिया है। उसके बाद से पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या होता है और जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, इसके बारे में जो है हमने विस्तार से प्रीवियस सेशन में बताया हुआ है। अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसके वीडियो है, उससे जो है एक बार जरूर देखिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि के बारे में। आखिर में वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, वो क्रियाविधि कौन कौन सी होती हैं जिसका यूज करके जो है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी या पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है, इसके बारे में जो है आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बताया गया ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो होगा चैप्टर 11 का पार्ट 4 और जो है क्या पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि। यहाँ पे हम विस्तार से जानेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि के बारे में। आखिर में इसमें क्या किया जाता है, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में क्या क्या किया जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। तो इसको जो है कुछ चरणों में हम बांट करके अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि, और इसको जो है निम्न चरणों में, यह जो है निम्न चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले है क्या, वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन। वांछित डीएनए खंड या जीन का विलगन, यानी कि जो वांछित डीएनए खंड होता है या जीन होता है, जैसे कि हमें इंसुलिन बनाना है तो इंसुलिन के लिए मानव के शरीर से इंसुलिन वाले जीन का हम क्या करेंगे, विलगन करेंगे और उसी का जो है वर्ण करेंगे, चुनाव करेंगे और जिसके द्वारा कि पुनर्योगज डीएनए बनेगा। तो इसमें जो है फर्स्ट चरण में वही करते हैं कि डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन करते हैं और उसका वर्ण करते हैं, यानी कि चुनाव करते हैं। जैसे कि हमें इंसुलिन बनाने वाला जीन चाहिए तो उसको क्या करेंगे, मानव शरीर से जो है डीएनए को निकालेंगे और निकालने के बाद उसमें से जो जीन इंसुलिन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है उसका जो है हम वर्ण करेंगे, यानी कि उसको निकालेंगे। उसके बाद से दूसरे चरण में जाना जाएगा वाहक डीएनए अणु का चयन। जो हमने जीन निकाला है उस जीन को किस जीव के डीएनए के साथ हमें जोड़ना है उसका हम चयन करेंगे। वही क्या है, वाहक डीएनए अणु का चयन करना है। जैसे कि हमें जो है इंसुलिन बनाने वाले जीन को बैक्टीरिया के प्लाज्मिक डीएनए में क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, तो उसी का हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। दूसरी बात कि जैसे कि प्लाज्मिड हो गया या बैक्टीरियोफेज हो गया, उसी का जो है हम चयन करेंगे जिसमें कि क्या इस जीन को जो विलगन और वर्ण किया गया है जीन, उसी को जो है उसके साथ जोड़ना है। आगे तीसरे में क्या किया जाएगा, तो वांछित विजातीय डीएनए खंड को वाहक डीएनए अणु से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाना। मतलब क्या, ये जो है इंसुलिन बनाने वाला जीन है और ये जो है प्लाज्मिड जीन है, प्लाज्मिड, तो इसको जो है कट कर दिया जाता है एंजाइम की सहायता से। जिस एंजाइम की सहायता से इस मानव जीन को काट करके निकाला गया, उसी एंजाइम की सहायता से वह बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज के डीएनए को जो है काटा जाता है और उसके बाद से दोनों को जोड़ लिया जाता है
और जोड़ा जाता है तो बन जाता है क्या चीज़, पुनर्योगज डीएनए। तो पुनर्योगज डीएनए बनाना, इसी को हम विस्तार से बताने वाले हैं। उसके बाद से क्या है, पुनर्योगज डीएनए को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करना। पुनर्योगज डीएनए को कहाँ पे, मतलब क्या है, अब ये पुनर्योगज डीएनए बन गया, अब इसको किसी पोषक कोशिका में स्थानांतरित करेंगे, मतलब क्या, किसी दूसरे बैक्टीरिया में जो है इस पुनर्योगज डीएनए को स्थानांतरित करेंगे तो उस बैक्टीरिया में क्या बनने लगेगा, इंसुलिन बनने लगेगा। उस बैक्टीरिया में जो है इंसुलिन बनने लगेगा। तो ये हमारा चौथा प्रोसेस होगा क्या, पुनर्योगज डीएनए को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करना। तो यही 4 प्रोसेस में जो है हम जानेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि। अब इसी को जो है हमें एक एक करके पढ़ना है, एक एक करके। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ये वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन एवं वरण। वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन अथवा वरण, क्या मतलब, वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन एवं वरण। वही बात हमने बताया कि जो वांछित जीन होगा उसको जो है जीव शरीर से हम विलगन करेंगे, अलग करेंगे, और उसके बाद से उसके लिए जो जीन उत्तरदायी होगा, जैसे कि इंसुलिन बनाने के लिए जो जीन उत्तरदायी होता है उसे जो है हम क्या करेंगे, वरण करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, किसमें, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि में, जिसमें पहला प्रोसेस होगा वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन एवं वरण। समझिए इस बात को, अब पूरी बात को यहाँ पे समझना है। तो अब हम इसमें का सबसे पहला जानेंगे क्या, वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन एवं वरण, यानी कि इसको इंग्लिश में बोला जाता है आइसोलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। आइसोलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। आइसोलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, ये जो है पहला प्रोसेस है। इसमें जो है हमें क्या करना है कि उस डीएनए खंड का या जीन का हमें सिलेक्शन करना है जिसे हमें आवश्यकता है। जैसे कि हमें इंसुलिन बनाना है, तो इंसुलिन बनाने के लिए ह्यूमन शरीर से उस जीन को निकालेंगे जिससे कि इंसुलिन बनता है। हमें जो है इंसुलिन बनाना है तो मानव शरीर से उस जीन को निकालेंगे जिससे क्या बनता है, इंसुलिन बनता है। यानी कि हमें जो है इंसुलिन बनाना है, क्या चीज़, तो हमें जो है यहाँ पे इंसुलिन बनाना है, इंसुलिन बनाना है। तो इंसुलिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इंसुलिन बनाने वाले जीन को या डीएनए खंड को निकालेंगे। इंसुलिन बनाने वाले जीन या डीएनए खंड को क्या करेंगे, मानव शरीर से उसे निकालेंगे। जैसे कि ये जो है मानव का क्या है, तो डीएनए है, ये जो है मानव का क्या है, तो डीएनए। अब पूरा सारा डीएनए पर तो इंसुलिन बनेगा नहीं, कहाँ, इसको जो है क्या किया जाएगा, खंडों में काटा जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। और क्या किया जाता है कि जब इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा काटा जाता है तो इसमें का जो जीन है वो जो है अलग हो जाता है, जीन जो है अलग हो जाता है। अब हमें सभी की आवश्यकता नहीं है, इतने पार्ट की आवश्यकता है। यही जो जीन या डीएनए खंड है क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। यही जो डीएनए खंड है वो क्या बनाएगा, तो इंसुलिन बनाएगा। तो इतनी की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, इस मानव डीएनए से बस इतने ही डीएनए खंड को या जीन को हम काट करके अलग कर लेंगे, और यही जो है क्या कहलाएगा, तो वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन एवं वरण।
अब इसमें हमें करना क्या है, तो इसको तो ऐसे ये निकल नहीं पाएगा डीएनए से, कहने में तो आसान लग रहा है, लेकिन इसको निकालने में बहुत ही जटिल प्रोसेस होगा। ये जो है एक लैब प्रोसेस है। तो इसको निकालने के लिए हमें जो है कुछ प्रोसेस करने होते हैं, जैसे कि ये जो है सेल है, ये जो है सेल है, सेल का ये जो है न्यूक्लियस है, और ये जो है यहाँ पे है डीएनए, ये वाला जो है क्या है, डीएनए, ठीक है। ये क्या है, तो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल। अब इस डीएनए को निकालना है, इस डीएनए को निकालना है। अब डीएनए को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कोशिका कला है इसको डिग्रेड करना पड़ेगा, मतलब कि इसको नष्ट करना पड़ेगा, तभी तो हमें ये केंद्रक वाला डीएनए प्राप्त होगा। अब कोशिका में केवल ये न्यूक्लियस ही थोड़े नहीं है, इसके साथ साथ जो है आरएनए होगा, इसमें आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद से लिपिड होता है, और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं इस कोशिका में। अब क्या किया जाता है कि यहाँ से जो है इसे डिग्रेड किया जाता है इस कोशिका कला को। जब कोशिका कला को डिग्रेड किया जाता है तो इसमें का ये वाला जो प्रोटोप्लाज्म होता है, अब ये जो है प्रोटोप्लाज्म है पूरा, प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म जो है बाहर निकल आता है। और जब प्रोटोप्लाज्म बाहर निकल आता है तो इसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है जो है सेंट्रीफ्यूगेशन का। किसका, तो सेंट्रीफ्यूगेशन का, यानी कि अपकेंद्रण का। इस क्रिया में क्या किया जाता है कि इस प्रोटोप्लाज्म को जो है ट्यूब में भर लिया जाता है, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म में इसमें डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारे जो है पदार्थ इस प्रोटोप्लाज्म में उपस्थित है, जिसको कि टेस्ट ट्यूब में रख लिया जाता है। अब इसको जो है सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, यानी कि अपकेंद्रण किया जाता है। अपकेंद्रण में एक मशीन है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक मशीन में जो है इस टेस्ट ट्यूब को जो है रख लिया जाता है, और उसके बाद से ये जो मशीन होती है इस ट्यूब को जो है बहुत तेज़ी से घुमाती है, बहुत ही तेज़ी से घुमाती है, जिस कारण कि सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाता है इस प्रोटोप्लाज्म का। फिर जो है इस ट्यूब को जो है निकाल लिया जाता है, और निकालने के बाद इसमें जो है इस विलयन में, इस घोल में जो है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाते हैं। अब हमें जो है इन सभी पदार्थ की तो आवश्यकता है नहीं, हमें तो केवल डीएनए चाहिए। डीएनए प्राप्त करने के लिए हम इन पदार्थों को कैसे अलग करेंगे, यानी कि वहाँ से हम डीएनए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है क्या किया जाएगा कि इस घोल में इस डीएनए को छोड़ करके आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि पदार्थों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को डाला जाएगा। जैसे कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है प्रोटीएज, तो प्रोटीएज को इसमें डाला जाएगा। प्रोटीएज जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाएगा। उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला है कार्बोहाइड्रेटेज, ये एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट को जो है डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद से लिपिड होता है, इसमें लिपिड को जो है लाइपेज नामक एंजाइम जो है क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद से आरएनए है, आरएनए को जो है राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है डाइजेस्ट कर देता है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है इसे क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। अब इसमें जितने भी पदार्थ थे उसके उपयुक्त जो इसमें एंजाइम डाला गया, और सारे एंजाइम जो है उन पदार्थों को डाइजेस्ट कर दिए, ख़त्म कर दिए। अब इस घोल में क्या बच जाएगा, अब इस घोल में केवल डीएनए बच जाएगा, डीएनए। अब इस डीएनए को निकालना है, डीएनए को निकालना है तो क्या किया जाता है, इसमें चिल्ड एथेनॉल डाला जाता है, चिल्ड एथेनॉल।
चिल्ड एथेनॉल जो है इसमें डाला जाता है। चिल्ड यानी कि ठंडा, बहुत ही ठंडा एथेनॉल डाला जाता है, जिसके द्वारा ये डीएनए हमें प्राप्त हो जाता है। और इसी डीएनए को जो है क्या किया जाता है, उस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जाता है और बनाया जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए, यानी कि पुनर्योगज डीएनए। और उसी पुनर्योगज डीएनए को फिर से किसी दूसरे बैक्टीरिया में जो है ग्रो करवाया जाता है और उसको यूज में लाया जाता है। तो ये प्रोसेस है यहाँ पे, कहाँ पे, तो पहला प्रोसेस इसमें आएगा वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन में। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है हमने यहाँ पे बता दिया है। अब जो है आप इसमें लिखेंगे और ये चीज़ जितने भी हम बोलते हैं वे जो है आपके स्क्रीन पर भी हम उसको डाल देते हैं, ताकि आपको जो है नोट्स बनाने में कोई असुविधा ना हो। तो लिखिए, स्क्रीन पर भी दिखाई देता होगा, तो लिखिएगा यहाँ पे, यूकैरियोटिक कोशिका के डीएनए अणुओं को प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने के लिए आवश्यक है कि डीएनए अणु को कोशिका से बाहर मुक्त किया जाए और उसमें उपस्थित बृहद अणुओं जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एवं लिपिड आदि को हटाकर डीएनए को शुद्ध अणुओं के रूप में प्राप्त किया जा सके। अब जो है इसके लिए जो है और भी कई सारी प्रोसेस किया जाएगा, मैंने कि वांछित डीएनए खंड अथवा जीन के विलगन एवं वर्ण में और प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाएगा। ये कौन कौन सी प्रक्रिया है इसके बारे में अब हम जानेंगे, जिसमें कि पहला है क्या, कोशिका विघटन एवं उसके डीएनए को अलग करना। कोशिका विघटन एवं उसके डीएनए को अलग करना। तो यहाँ पे इसके आगे जो है आप लिखिए क्या चीज़, तो वांछित जीन या डीएनए खंड के विलगन एवं वर्ण की क्रियाविधि में निम्नलिखित चरण होते हैं। मतलब कि वांछित डीएनए खंड एवं जीन का विलगन एवं वर्ण की क्रियाविधि में निम्नलिखित चरण होते हैं। अब इस चरण के बारे में हम जानेंगे डिटेल्स में, ये कौन कौन से चरण होते हैं। फर्स्ट चरण, इसमें का जो फर्स्ट चरण होगा वो क्या है, तो कोशिका विघटन एवं उसके डीएनए को अलग करना। फर्स्ट चरण हो जाएगा कोशिका विघटन एवं उसके डीएनए को अलग करना। मतलब कि कोशिका का विघटन किया जाएगा तभी तो उसका डीएनए अलग हो पाएगा। कोशिका जब तक विघटित नहीं होगी, टूटेगी नहीं, उसके कोशिका कला या कोशिका भित्ति को अलग नहीं किया जाएगा, तब तक हमें डीएनए प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। उस कोशिका में से जो है डीएनए को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर मान लो कि हमें बैक्टीरिया का डीएनए चाहिए, वही प्लाज्मिड वाला डीएनए, ये जो है बैक्टीरिया, ये जो है इसका प्लाज्मिड वाला डीएनए है, ये जो है प्लाज्मिड डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए, इसे हमें प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस जो कोशिका भित्ति है, ये बैक्टीरिया की सेल वाल है, यानी कि कोशिका भित्ति है, इस सेल वाल को जब तक हम क्या करेंगे, विघटन नहीं करेंगे, इसका डिग्रेड नहीं करेंगे, तो हमें ये जो प्लाज्मिड वाला डीएनए है नहीं प्राप्त हो पाएगा। अब इसको विघटन करने के लिए एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, हमने पहले ही बताया है। और ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया के सेल वाल को विघटन करने के लिए हम लाइसोजाइम का उपयोग करते हैं। लाइसोजाइम, इसको जो है हम क्या करते हैं,
विघटित करने के लिए लाइसोजाइम का उपयोग करते हैं। ये क्या कर देता है, तो इस सेल वॉल को, बैक्टीरिया के सेल वॉल को विघटित कर देता है। उसी प्रकार से अलग अलग जीवों की जो कोशिका भित्ति होती है उसको डिग्रेड करने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के जो ये पदार्थ हैं उनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि कवक है, तो ये जो है कवक की कोशिका भित्ति है, कवक की कोशिका भित्ति है। अब इसको जो है हमें क्या करना है, विघटन करना है। तो इसके लिए हमें जो है एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जिसका नाम है काइटिनेज। काइटिनेज, तो काइटिनेज एंजाइम क्या कर देता है, तो इस कवक की जो कोशिका भित्ति है, कवक की, ये जो है जीवाणु की कोशिका भित्ति यानी कि बैक्टीरिया, ये जो है जीवाणु की कोशिका, ये कवक की कोशिका। अब इस कवक की कोशिका भित्ति को जो नष्ट करने के लिए काइटिनेज होता है। जब इनकी कोशिका भित्ति जो है नष्ट हो जाती है तो क्या हम यहाँ से इस डीएनए को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है कोशिका भित्ति जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, विघटित हो जाएगी। यहाँ से जो है कवक की कोशिका भित्ति विघटित हो जाएगी। तो हम जो है इस डीएनए को जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से पौधों में ये जो है पौधे की कोशिका है, पौधे की कोशिका है, और पौधे की कोशिका जो है अलग पदार्थ की बनी होती है। इसलिए इसको जो है विघटन करने के लिए जो है चाहिए क्या, तो सेलुलेज एंजाइम चाहिए। कौन सा, तो सेलुलेज। सेलुलेज क्या करेगा, तो इसको जो है विघटित कर देगा। तो इस तरह से अलग अलग जीवों की जो कोशिका भित्ति होती है अलग अलग पदार्थों की बनी होती है और उसके लिए अलग अलग एंजाइम का उपयोग किया जाता है विघटित करने के लिए। जब ये विघटित हो जाएगा तो ये जो कोशिका भित्ति है ये विघटित हो जाएगी। इसमें कि ये कोशिका भित्ति है विघटित हो जाएगी तो क्या ये डीएनए को निकाला नहीं जा सकता है, डीएनए को निकाला जा सकता है। अब कोशिका भित्ति को नष्ट होने पर ये जो कोशिका भित्ति है ये जो है नष्ट हो गई। जैसे कि जीवाणु की कोशिका भित्ति लाइसोजाइम द्वारा नष्ट हो गई, उसी तरह से कवक की कोशिका भित्ति काइटिनेज के द्वारा विघटित हो गई और पौधों की कोशिका भित्ति जो है सेलुलेज द्वारा जो है विघटित हो गई। अब इस दौरान क्या होगा, इसमें का ये जो प्रोटोप्लाज्म ये सारा इसमें जो है ये गुणसूत्र सभी आ जाएंगे, गुणसूत्र आ जाएगा, आरएनए, डीएनए जो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड आदि पदार्थ जो है मिल करके क्या होते हैं, उसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है प्राप्त हो जाएगा सभी का। उसी तरह से इन सभी का जो है प्रोटोप्लाज्म प्राप्त हो जाएगा। अब उस प्रोटोप्लाज्म को क्या किया जाता है, तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि ट्यूब में भरा जाता है, उसे ट्यूब में सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए उसमें भरा जाता है। ये ट्यूब है और इसमें जो है ये प्रोटोप्लाज्म को जो है भरा गया। प्रोटोप्लाज्म को भरा जाएगा तो इसमें डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद से जो है लिपिड होगा। ठीक है, ये सारे पदार्थ जो होंगे इस प्रोटोप्लाज्म के, अब ये सभी जो है कहाँ हमने रख दिया, टेस्ट ट्यूब में। अब इसका क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन की क्रिया होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन की यानी कि अपकेंद्रण की। अपकेंद्रण की क्रिया में क्या होता है कि एक मशीन होती है जिसमें जो है इस टेस्ट ट्यूब को जो है रख दिया जाता है और उसके बाद से वो क्या करती है, मशीन बहुत तेज़ी से जो है उसे घुमाती है, बहुत तेज़ी से, और इसी क्रिया को जो है अपकेंद्रण कहा जाता है। जिस दौरान जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो ये सारे जो है इस घोल में अलग रह जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब क्या करना होता है, हमें जो चाहिए डीएनए चाहिए, क्या करने के लिए, पुनर्योगज डीएनए को बनाने के लिए। तो इस डीएनए को प्राप्त करना है हमें, तो ये सारे पदार्थ को इसमें से हटाना होगा। अब इन सभी पदार्थ को हटाने के लिए इस टेस्ट ट्यूब में जो है डाला जाता है, इस ट्यूब में जो है डाला जाता है उपयुक्त एंजाइम जो कि इन पदार्थों को विघटित कर देते हैं, जो कि इन पदार्थों को
जो है डाइजेस्ट कर देते हैं। जैसे कि आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है उसका नाम है राइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज। उसी प्रकार से प्रोटीन को जो है डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है प्रोटीएज, प्रोटीएज। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेटेज, हाइड्रेटेज। लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो है लाइपेज, लाइपेज। ये सब एंजाइम जो है क्या करते हैं, इन सभी पदार्थों को डाइजेस्ट कर देते हैं। अब बच जाता है इसमें क्या चीज, तो डीएनए। डीएनए को जो है हमें अलग करने के लिए इस घोल से क्या करना होता है, तो इसमें डालना पड़ता है चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल। जब इसमें चिल्ड एथेनॉल डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये जो डीएनए है वो अलग हो जाता है, डीएनए जो है अलग हो जाता है। फिर से इस प्रोसेस को हम बताते हैं। जब हम इस कोशिका भित्ति को डिग्रेड करते हैं, विघटित करते हैं, तो हमें प्रोटोप्लाज्म प्राप्त होता है। और प्रोटोप्लाज्म को जो है ट्यूब में रख लेते हैं और उसमें प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे पदार्थ होते हैं जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड। अब इसका क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, अपकेंद्रण की क्रिया होती है। इसे जो है एक मशीन होती है और उस मशीन में जो है इस टेस्ट ट्यूब को डाला जाता है। इसमें जो भरा गया है कौन सा, क्या चीज़, प्रोटोप्लाज्म, इसको जो है डाला जाता है। ये मशीन जो है बहुत तेज़ी से इसे घुमाती है और जिस कारण से क्या होता है कि इसमें के सारे पदार्थ जो है अलग अलग हो जाते हैं। अब उसको जो है निकाल लिया जाता है और निकालने के बाद हमें तो चाहिए डीएनए। इन पदार्थों से हमें मतलब नहीं है, इसलिए इन पदार्थों को डाइजेस्ट करने के लिए उसके उपयुक्त एंजाइम को डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है आरएनए को जो एंजाइम डाइजेस्ट करेगा वो राइबोन्यूक्लियेज है, प्रोटीन को प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेटेज और लिपिड को लाइपेज। ये एंजाइम हम डालते हैं और ये सभी का डाइजेस्ट कर देते हैं। अब इसमें बच जाता है डीएनए। अब डीएनए को हमें निकालना है, तो निकालने के लिए हम इसमें मिलाते हैं चिल्ड एथेनॉल और चिल्ड एथेनॉल मिलाते हैं तो इस घोल से डीएनए अलग हो जाता है और उस डीएनए का उपयोग पुनर्योगज डीएनए बनाने में किया जाता है। ठीक, पूरी बातें जो है आपको समझ में आ चुकी होगी। अब जो है इसी बात को जो है लिख लेना है। लिखिएगा, सर्वप्रथम जिस जीवाणु, पादप या जंतु कोशिका से विशेष जीन या डीएनए खंड को अलग करना होता है, लाइसोजाइम्स की मदद से जीवाणु की कोशिका भित्ति को नष्ट किया जाता है। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति को सेलुलोज एंजाइम द्वारा तथा फंजाई की कोशिका भित्ति को जो एक काइटिनेज एंजाइम की मदद से नष्ट किया जाता है। अपघटित कोशिका के प्रोटोप्लास्ट अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा इन्हें डीएनए अणुओं से अलग किया जाता है। बृहद अणुओं को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीएज एंजाइम द्वारा उपचारित किया जाता है। दूसरे अणुओं को भी उचित उपचार द्वारा अलग करते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया। शेष बचे घोल से डीएनए को अलग करने के लिए उसे खूब ठंडा एथेनॉल यानी कि चिल्ड एथेनॉल मिलाया जाता है। इसमें शुद्ध एथेनॉल अणु महीन धागों के रूप में अलग होकर अवक्षेपित हो जाते हैं। इन धागों को स्पूलिंग द्वारा अर्थात लपेटकर एकत्रित कर लिया जाता है। जब डीएनए अलग हो जाता है तो बहुत ही महीन धागों के रूप में जो है वह अवक्षेपित होता है और उसी को जो है स्पूलिंग द्वारा या उसे लपेट कर जो है एकत्रित कर लिया जाता है और उसी में से जो है क्या किया जाता है, तो पुनर्योगज डीएनए को प्राप्त किया जाता है। यानी कि पुनर्योगज डीएनए बनाने में उसी डीएनए का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो है पूरा होता है, जो क्या है, कोशिका विघटन एवं उसके डीएनए को अलग करना। हमने क्या किया, यहाँ पे कोशिका का विघटन किया
और उसमें से प्रोटोप्लाज्म निकला और वहाँ से हमने डीएनए को अलग कर लिया। उसी डीएनए का उपयोग हम करेंगे किसमें, तो पुनर्योगज डीएनए को बनाने में। चलिए अब हम दूसरा जानेंगे। इस चीज़ को जो है हम यहाँ पे मिटाते हैं और फर्स्ट तो हो गया। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा के बारे में हम अभी बता रहे हैं। बस देखिए यहाँ पे जो है हमने जो है डीएनए को अलग कर लिया। अब हमें करना क्या होगा, तो वांछित डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण। डीएनए यदि हमें कहीं से नहीं मिल रहा है तो उसका कृत्रिम संश्लेषण भी किया जाता है। दूसरी प्रोसेस है इसमें का वांछित डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण। वांछित डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण। देखिए ये दूसरा प्रोसेस है। तो जो यदि हमें डीएनए नहीं मिल रहा है और उसकी आवश्यकता है पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए, तो आज ऐसी भी विधियां मौजूद हैं, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है जिसके द्वारा हम उस डीएनए को कृत्रिम रूप से भी बना सकते हैं। प्रयोगशाला में जो है कृत्रिम तौर पर भी बना सकते हैं। और इसके लिए इसका जो खोज है 3 वैज्ञानिकों ने किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, एम नीरन गर्ग तथा आर हाली ने। क्या, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, उसके बाद से एम नीरन व तीसरा जो है आर हॉली। ये 3 वैज्ञानिकों ने क्या किया है, कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण किया है। यानी कि कृत्रिम डीएनए का भी संश्लेषण किया जा सकता है। इन लोगों ने जो है प्रूव कर दिया। इस कारण से इन लोगों को जो है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। सन 1968 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी इस खोज के लिए मिला। तो आजकल जो है प्रयोगशाला में कृत्रिम डीएनए को भी बनाया जाता है। यदि हमें वह डीएनए मौजूद नहीं है तो उसका कृत्रिम डीएनए बनाया जा सकता है, या कहीं से भी डीएनए नहीं मिल पा रहा है तो उसका जो है कृत्रिम डीएनए प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे बस इतना ही है। वांछित डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण भी होता है। कृत्रिम यानी कि जिस जीन की हमें आवश्यकता है उसका जो है कृत्रिम रूप से बनाया भी जाता है। तो लिख लीजिएगा इसमें, वांछित डीएनए खंड प्राप्त करने की दूसरी विधि है टेस्ट ट्यूब में डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण। इसी विधि की खोज का श्रेय डॉक्टर हरगोविंद खुराना, एम नीरन वर्ग तथा आर हाली को जाता है। इसके लिए उन्हें सन 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1968 में इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो दूसरा हो गया यहाँ पे वांछित डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण। अब हम यहाँ पे तीसरा जानेंगे जो होगा क्या, पूरक डीएनए का संश्लेषण। थर्ड, पूरक डीएनए का संश्लेषण। पूरक डीएनए का संश्लेषण, इस चीज को जो है हमें समझना है। पूरक डीएनए का संश्लेषण, तो तीसरा प्रोसेस है ये हम लोगों का, क्या, पूरक डीएनए का संश्लेषण। इसकी खोज का श्रेय 2 वैज्ञानिकों को जाता है, एच टेमिन और डी बाल्टीमोर। एच टेमिन व डी बाल्टीमोर, ये 2 वैज्ञानिकों ने जो है इस पूरक डीएनए का संश्लेषण किया था। किस सन में, तो सन 1970 में। ये होता है क्या, जैसे कि इंसुलिन बनाने वाला हमें डीएनए चाहिए। कौन सा, तो इंसुलिन बनाने वाला डीएनए चाहिए।
पहले भी हमने बता रखा है कि डीएनए से जो है एमआरएनए का निर्माण होता है, एमआरएनए का, और एमआरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, और प्रोटीन से क्या होगा, वही इंसुलिन हमें मिलेगा, इंसुलिन जो है हमें प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, उसके बाद से प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन से हमें जो है इंसुलिन मिलेगा। अब इन लोगों ने क्या किया कि आरएनए से जो है पूरक डीएनए का निर्माण किया। किससे? तो एमआरएनए से, एमआरएनए से जो है पूरक डीएनए का निर्माण किया, यानी कि सीडीएनए, सीडीएनए का जो है निर्माण किया। मतलब कि एमआरएनए से सीडीएनए का निर्माण, और आरएनए से डीएनए का निर्माण कैसे होगा? तो इसके लिए जो यहाँ पे एक एंजाइम कार्य में लाया जाता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा जो है आरएनए से डीएनए बनता है, इसी को पूरक डीएनए कहा जाता है। यानी कि क्या हुआ, ये डीएनए का संश्लेषण हो गया। अब डीएनए से क्या होगा, तो इंसुलिन हमें प्राप्त हो जाएगा, इंसुलिन जो है हमें प्राप्त हो जाएगा, या डीएनए से जो है एमआरएनए बनेगा, उसके बाद से प्रोटीन बनेगा। ये सारा प्रोसेस जो है इस तरह से चलता रहता है। इस डीएनए पर जो है उस चारों प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणु उपस्थित होते हैं। चारों प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणु क्या होते हैं? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड या राइबोन्यूक्लियोटाइड अणु का मतलब है कि क्या होगा उस पर, तो शर्करा होगा, फास्फेट होगा, और उसके साथ साथ जो है उस पर जो है नाइट्रोजनी क्षार होगा, जैसे कि एडेनिन। उसके बाद से यह एक जो है नाइट्रोजनी अणु हुआ, यह जो है एक न्यूक्लियोटाइड का अणु हुआ। उसके बाद से H+P, और उसके बाद से ग्वानिन हो गया न्यूक्लियोटाइड, फिर H+P, और उसके बाद से साइटोसिन हो गया H+P, और उसके बाद से थायमिन हो गया। क्या चीज़? तो थायमिन। ये चार प्रकार के जो है न्यूक्लियोटाइड होते हैं, किसमें? तो डीएनए। चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और यही जो न्यूक्लियोटाइड है इस डीएनए पर उपस्थित रहता है। वही चीज़ है, चारों प्रकार का न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे उपस्थित रहता है। तो ये भी पूरा हो गया, पूरक डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका खोज एच टेमिन और डी बाल्टीमोर ने। चलिए लिख लीजिए इसको भी। इस विधि में आवश्यक प्रोटीन के एमआरएनए को एकत्रित किया जाता है। एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से इसके पूरक डीएनए का संश्लेषण करने के लिए एमआरएनए को टेम्पलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि एमआरएनए को एकत्रित किया जाता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा जो है पूरक डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। फिर लिखिएगा, इसके लिए चारों प्रकार के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अणुओं की आवश्यकता होती है। इसकी खोज एच टेमिन तथा डी बाल्टीमोर ने सन 1970 में किया था। एच टेमिन व डी बाल्टीमोर ने सन 1970 में किया था। चलिए ये भी पूरा हो गया, पूरक डीएनए का संश्लेषण। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अगला जानेंगे क्या, चौथा नंबर पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइमों द्वारा डीएनए का विशिष्ट स्थलों पर विदलन तथा खंडों का वियोजन। चलिए चौथा जान लेते हैं। चौथा क्या होगा? तो चौथा हो जाएगा क्या, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों द्वारा डीएनए का, फोर्थ रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों द्वारा डीएनए का विशिष्ट स्थलों पर विदलन तथा डीएनए खंडों का वियोजन।
डीएनए खंडों का वियोजन। तो अगला प्रोसेस ये हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों द्वारा डीएनए का विशिष्ट स्थलों पर विदलन तथा डीएनए खंडों का वियोजन। हमें जो है अपकेंद्रण द्वारा डीएनए प्राप्त हो चुका है। अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन की क्रिया द्वारा हमने क्या कर लिया, डीएनए को जो है प्राप्त कर लिया। ये डीएनए हमारे पास आ चुका है। क्या करने के लिए, इसे जो है हमें बनाना है पुनर्योगज डीएनए। इसका जो है बनाना है क्या चीज़, तो पुनर्योगज डीएनए जो है यहाँ पे बनाना है। ये वाला जो है 5' है और ये वाला जो है 3' है। ये वाला 5' है और ये वाला 3'। ये जो डीएनए है हम लोगों ने अभी प्राप्त किया, किसके द्वारा, तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के द्वारा। अब क्या करना है, ये पूरा डीएनए तो हमारे काम लायक है नहीं पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए। पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए हमें इस डीएनए का खंड चाहिए, नहीं कि पूरा डीएनए चाहिए, या इस पर का कोई जीन चाहिए जिसके द्वारा कि हमें क्या मिल पाएगा, पुनर्योगज डीएनए। अब इसके लिए क्या करना होगा, इस डीएनए से भी इस डीएनए को खंडों में काटा जाएगा, इस डीएनए को खंडों में काटा जाएगा। नहीं तो क्या किया जाएगा कि इसमें से जीन को निकाला जाएगा। जीन को निकालने के लिए, काटने के लिए हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों का। और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं, तो डीएनए को खंडों में तोड़ने का काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो है क्या, इको आर1। ये जो है किसके जीन के सीक्वेंस को जानता है, तो वह है इंसुलिन बनाने वाले जीन को, उसके सीक्वेंस को पहचानता है और उसी को जो है ये खंडों में तोड़ने का काम करता है। कौन, तो इको आर1 नामक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसी तरह से लगभग 250 वैज्ञानिकों द्वारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को खोजा गया। इको आर1 के बारे में थोड़ी सी बातें हम जानते हैं। ये हमको जो है जो डीएनए प्राप्त हुआ है इस पर न्यूक्लियोटाइडों का सेट होता है, न्यूक्लियोटाइडों का जो है सेट होता है और उस न्यूक्लियोटाइडों के सेट पर जो है इको आर1 एक न्यूक्लियोटाइड सेट को पहचानता है जो क्या है, GAA-TTC। उसी तरह से यहाँ से भी लिख लेंगे GAA-TTC। मतलब कि यह जो है 5' to 3' जिस सीक्वेंस में पढ़ा जाता है वही जो है 3' to 5' में भी उसी सीक्वेंस में ये पढ़ा जाता है। एक ही जैसा सीक्वेंस होता है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे GAA-TTC तो फिर जो है उसी 5 to 3' में पढ़ेंगे GAA-TTC। इसी को जो है ये क्या करता है, इको आर1 जो है इसी सीक्वेंस को पहचानता है और ये क्या करेगा, G और A के बीच में जो है काट देता है इस डीएनए खंड को। अब क्या हो जाएगा, ये डीएनए जो है खंड अलग हो गया तो ये वाला कुछ ऐसे बन गया और ये वाला जो है इस तरह से बन गया। ठीक है, ये वाला जो खंड है अलग हो गया, ये वाला जो खंड है वो अलग हो गया। इस चीज को बोला जाता है चिपचिपा सिरा। क्या चीज, तो चिपचिपे सिरे। और यहाँ से जो है किसी भी जीन को जो है किसी भी अन्य डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमने पहले भी बताया और आज भी इसको हम बता रहे हैं। अब ये जो सीक्वेंस है इसी सीक्वेंस को नाम दिया जाता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस, पैलिंड्रोम अनुक्रम। और इसी पैलिंड्रोम अनुक्रम को जो है ये इको आर1 या अन्य प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचानते हैं और वहीं से जो है ये काटते हैं, वहीं से ये काटने का काम करते हैं। अब स्रोत और वाहक दोनों के डीएनए को एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटना चाहिए। ये नहीं है
कि हमने स्रोत को जैसे कि ह्यूमन जीन निकालना है तो इसके लिए हमने दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रयोग कर लिया, और बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड को काटना है तो इसके लिए हमने दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्राप्त कर लिया। इसके द्वारा क्या हो जाएगा कि ये चिपचिपा सिरा चेंज हो जाएगा। इस बैक्टीरिया का जो चिपचिपा सिरा है अलग हो जाएगा, ह्यूमन का जो डीएनए का चिपचिपा सिरा है वो अलग हो जाएगा, जिस कारण से ये आपस में जुड़ नहीं पाएगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि स्रोत और वाहक दोनों के डीएनए को एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटा जाना चाहिए। और कुछ बातें समझिए यहाँ पे। तो अब तक जो है वैज्ञानिकों द्वारा 250 रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों का खोज हुआ है, जैसे कि एक है EcoR1, EcoR1 इसके बारे में जो है हम पहले भी बता चुके हैं। EcoR1 जो है एक प्रकार के बैक्टीरिया से बनाया जाता है जिसका नाम है इस्चेरेचिया कोलाई। इसका जो नाम है, जिस बैक्टीरिया से बनाया जाता है, इसका नाम है इस्चेरेचिया कोलाई, है ना। इसी को बोला जाता है ई कोलाई, इसी को कहा जाता है ई कोलाई। अब EcoR1 इसी से बनाया गया। ई जो है इस इस्चेरेचिया से लिया गया है, ई वाला शब्द ये वाला, और को जो है इससे लिया गया है, और ये जो R1 है ये उसके अपने प्रभेद हैं। क्या है? तो अपने उसके प्रभेद हैं। उसी प्रकार से एक और रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम के बारे में जानेंगे जो है हिंद-3। दूसरा हिंद-3 इसकी खोज जो है डॉक्टर नेथान्स व स्मिथ ने किया था। किसने? तो डॉक्टर नेथान्स व स्मिथ ने किया था। इसकी खोज जो है डॉक्टर नेथान्स व स्मिथ ने किया था, और इसको भी एक सूक्ष्म जीव द्वारा बनाया गया है, और जो है क्या? तो होमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके द्वारा जो है इस हिंद-3 नामक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बनाया गया है। अब हिंद-3 नामक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डॉक्टर नेथान्स व स्मिथ ने बनाया, और किससे बनाया? तो होमोफिलस इन्फ्लुएंजा से बनाया। और इसका नाम कैसे बना? तो इसमें का H लिया गया, H, और इसमें का जो है IN लिया गया, हो गया हिंद, और D3 HIN हो गया, और D3 जो है इसका क्या है? प्रभेद है, इसका जो है प्रभेद है। तो यहाँ पे जो है कुछ हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के भी बारे में बता दिए हैं। अब जो है इसको आपको लिखना होगा, लिखिएगा। अब केंद्रण द्वारा अलग किए गए डीएनए अणुओं को विशिष्ट प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करते हैं, जिससे डीएनए छोटे छोटे निश्चित खंडों में टूट जाता है। इन छोटे खंडों के 3' सिरे पर 4 से 6 या कुछ अधिक न्यूक्लियोटाइड का विशेष विलोम पद या पैलिंड्रोमिक अनुक्रम होता है। ये इसकी संख्या जो है 4 से 6 होती है, या इससे अधिक भी होती है, और ये विलोमिक होते हैं। मतलब कि इधर से GATTC तो फिर इधर से जो है GATTC पढ़ा जाता है। किसके लिए? तो ये EcoR1 के लिए है, और इसी तरह से अन्य भी होते हैं। तो उसके बाद से आगे से लिखिएगा, यह दोनों डीएनए खंडों के 3' सिरे पर समान होता है। मतलब कि 3' सिरे पर समान होगा। ये जो है 3' सिरा और ये जो है 3' सिरा, दोनों पर जो है क्या होता है? तो समान होता है। फिर आगे लिखिए, अर्थात यदि डीएनए के 5' to 3' सूत्र पर नाइट्रोजनस क्षारकों का क्रम GAATTC है, तो दूसरे 3' to 5' सूत्र पर 5' to 3' दिशा में पढ़ने पर यह अनुक्रम जो है GAATTC ही होता है। इस प्रकार के अनुक्रम विलोमपदी या पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कहलाते हैं। इस प्रकार के अनुक्रम विलोमपदी या पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कहलाते हैं।
फिर आगे से लिखिए, नाइट्रोजनस क्षारकों की संख्या तथा विन्यास के आधार पर ये अनुक्रम अनेक प्रकार के होते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम केवल विलोम पदी अनुक्रमों को ही पहचानते हैं और डीएनए के दोनों सूत्रों में एक साथ विलोम पदी अनुक्रम स्थल पर विखंडन करते हैं। प्रत्येक विलोम पदी अनुक्रम को केवल एक विशेष प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस पहचानता है। मतलब कि विशेष प्रकार का जो है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है इस अनुक्रम को पहचानता है, यानी कि कोई भी इसको पहचान लेगा। इसको जो है इको R1 पहचानेगा, इसी तरह से दूसरा अनुक्रम आएगा उसको जो है कोई दूसरा पहचानेगा, यह इको R1 नहीं पहचानेगा। फिर लिखिएगा, वैज्ञानिक अब तक लगभग 250 ऐसे एंजाइम का पता लगा चुके हैं। 250 ऐसे एंजाइमों का जो है पता लगा चुके हैं वैज्ञानिकों द्वारा। ठीक है, तो ये भी पार्ट जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब काटने के बाद हमने तो यहाँ पे काट लिया, अब कैसे हम उसमें से ऐच्छिक जीन वाले खंड को अलग करेंगे, जिस जीन की हमें आवश्यकता है। हमने तो यहाँ पे इस डीएनए खंड को काट के अलग कर लिया। अब हमें ये जानना है कि हम ऐच्छिक उस जीन को कैसे प्राप्त करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। इसके लिए हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया, इसको जो है डीएनए को खंडों में काटा गया, डीएनए को जो है खंडों में काट लिया गया। ये डीएनए है, अब इसको छोटे छोटे खंडों में इस तरह से काट लिया गया। कोई बड़ा खंड होगा, कोई छोटा खंड होगा, ठीक है ना, कोई बड़ा खंड होगा, कोई छोटा खंड होगा। इस तरह से खंडों में जो है इसे काट लिया गया। अब इसमें से हमें पहचानना है कि कौन सा जीन हमारे यूज का है, क्या करने के लिए, पुनर्युगज डीएनए को बनाने के लिए। इसके लिए हम अगला प्रोसेस करेंगे जो होगा 5वां, क्या, वांछित डीएनए खंडों का वर्ण। मतलब कि ये डीएनए खंड तो टूट गया, काट दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा। अब जो है हम इसका करेंगे वर्ण, यानी कि चुनाव करेंगे कि किस खंड की हमें आवश्यकता है, उसी खंड को लेंगे, सभी खंड को तो लेंगे नहीं। तो चलिए अब हम अगला जानेंगे क्या चीज़, तो 5वां नंबर, 4 तो हो गया, अब जो है हम 5वें को जानेंगे। पांचवा जो हो जाएगा वांछित डीएनए खंडों का वर्ण। वांछित डीएनए खंडों का वर्ण। चलिए वांछित डीएनए खंडों का अब हम वर्ण करेंगे। हमारे पास जो है डीएनए के खंड आ चुके हैं। जो डीएनए हमने सेंट्रीफ्यूगेशन की क्रिया द्वारा लिया था उसको जो है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से क्या कर लिया, अलग अलग खंडों में जो है हमने उसे काट लिया। अब जो है इस खंड में से अब हम वर्ण करेंगे, चुनाव करेंगे कि कौन सा जो है हमारे काम का है, कौन सा जो डीएनए खंड है हमारे काम का है। एक बात याद रखिएगा कि डीएनए खंड पे जो चार्ज होता है, यानी कि आवेश, वो निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव नहीं होता है, ठीक है ना, निगेटिव चार्ज होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें क्या किया जाता है कि एक सेट तैयार किया गया रहता है, एक सेट, ठीक है, जिसमें जो है पॉजिटिव चार्ज वाला एक इलेक्ट्रोड होता है जिसे एनोड कहते हैं, एनोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है निगेटिव चार्ज वाला होता है जिसको कि कैथोड कहते हैं, कैथोड। और इसमें जो है इस खंड किए गए डीएनए को जो है भर लिया जाता है। इसमें जो है इस खंड किए गए डीएनए को क्या कर लिया जाता है, तो भर लिया जाता है। चलिए इस खंडित डीएनए को हमने जो है इसमें भर लिया।
ठीक है, ये हो गया। अब इस पर तो निगेटिव चार्ज होता है, अब इस कारण से इसमें जो है एक प्रकार का जेल भरा होता है, उस जेल का नाम है क्या, जेल का नाम है एग्रोस जेल, एग्रोस जेल। ये जेल जो है इसमें भरा होता है, इसलिए इसको जो है नाम दिया जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दोनों इलेक्ट्रोडों को जो है बैटरी से जोड़ा जाता है, दोनों इलेक्ट्रोडों को जो है बैटरी से जोड़ा जाता है, और जिसके द्वारा जो है इसमें प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसका नाम है क्या चीज़, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जिस कारण से ये जो क्या कहते हैं, ये जो डीएनए है, डीएनए खंड है, वो जाने लगते हैं किधर की ओर, पॉजिटिव चार्ज की ओर, यानी कि एनोड की ओर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये जो होते हैं निगेटिव चार्ज में होते हैं, ये डीएनए खंड जो होते हैं निगेटिव चार्ज में होते हैं, और यहाँ पे जो पॉजिटिव और निगेटिव होता है इसके प्रति जो है अट्रैक्शन होता है, और दो समान आवेश यदि हो जाए, दो समान आवेश, तो ये जो एक दूसरे के रिपल्सन करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण करते हैं। तो इसलिए ये जो डीएनए है इस कैथोड वाले की ओर तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसके पास जो है निगेटिव चार्ज है, इसके पास भी निगेटिव चार्ज है, तो जाएगा कहाँ, ये जाएगा एनोड की ओर, एनोड की ओर। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो डीएनए है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के द्वारा इस एनोड पर एकत्र कर लिए जाते हैं। डीएनए जो है इस इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस द्वारा जो है एकत्र कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो डीएनए है कहाँ जाने लगते हैं, एनोड की ओर जाने लगते हैं। अब एनोड पे जाकर के एकत्र होते आते हैं। अब जो है क्या करते हैं, तो उसी, एक मिनट, अब जो है क्या करते हैं, तो उसी सेट में एक मीडियम बनाते हैं, जो क्या है, एल्किलीन मीडियम, मतलब कि क्षारीय माध्यम, यानी कि इसमें जो है अब हम क्षारीय माध्यम डालते हैं। हमारे पास ये जो जेल युक्त डीएनए है वो एनोड पर एकत्र कर लिए गए हैं, ये वाले। यहाँ पे जो है ये जेल युक्त डीएनए है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जेल युक्त डीएनए को जो है यहाँ पे एकत्र कर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एल्कलीन मीडियम में इसको डाल दिया जाता है, मतलब कि क्षारीय माध्यम में, जिस कारण से जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्रोब्स की मदद से इस डीएनए खंड को अलग किया जाता है। इसमें जो है उचित प्रकार का डीएनए युक्त रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलाया जाता है। उचित पदार्थ का डीएनए युक्त रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है इसमें इस एल्कलीन मीडियम में डाल दिया जाता है, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है इसके साथ मिल करके जो है डीएनए बना लेता है, इसके साथ जो है मिल करके डीएनए बना लिया। ये जो हम रेड से दिखा रहे हैं ये किसका है, तो ये जो है उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का है, जो कि क्या कर लिया, यहाँ पे जो है इसके साथ जुड़ करके डीएनए बना लिया। अब इसी की सहायता से हम उस डीएनए का या जीन का पहचान करते हैं जिसे हमें आवश्यकता है। जैसे कि हमें जो है इंसुलिन बनाने वाला चाहिए, इंसुलिन बनाने वाला हमें चाहिए, तो इसी की सहायता से जो है हम क्या कर सकते हैं, उस इंसुलिन बनाने वाले जीन का पहचान कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो मॉलिक्यूलर प्रोब्स की माध्यम से, यानी कि उसमें रेडियो एक्टिव उचित डीएनए अणु युक्त रेडियो एक्टिव पदार्थ को डालेंगे। वो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या करेगा, एल्कलीन मीडियम में जो है उस डीएनए खंड के साथ जुड़ जाएगा,
डीएनए खंड के साथ जुड़ जाएगा। क्या होता है यहाँ पे, तो ये जो है इधर की ओर आते हैं तो ये खंडों में टूटने लगते हैं, खंडों में जो है टूटने लगते हैं, और टूटने के बाद इसमें जो है एल्किलिन मीडियम डाला जाता है, मतलब कि क्षारीय माध्यम, और उसमें जो है रेडियो एक्टिव अणु को मिलाया जाता है, और मॉलिक्यूलर प्रोब्स की सहायता से, मतलब कि उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के या अणु की सहायता से जो है हम उस उचित डीएनए खंड को वर्ण करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है, उस वांछित डीएनए खंड का वर्ण करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमने एक चीज़ यहाँ पे बता दिया है, वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलयन एवं वर्ण। अब आगे जो है हम इसके दूसरे प्रोसेस को बताएंगे, दूसरे क्रिया को बताएंगे। जैसे कि 4 प्रकार शुरू में ही किया गया कि इसकी जो चरण है वो निम्न प्रकार की होती हैं, 4 चरणों में से बांटा गया, जिसमें का पहला हमने बता दिया। अब आगे का जो है आने वाले अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसमें जो है आपको ये लिखना होगा जो वांछित डीएनए खंड का वर्ण है, जो सारा प्रोसेस हमने बताया है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, उसको जो है आप नोट जरूर कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये इस लेसन की दृष्टि से। आगे लिखिएगा नोट्स पे, अंत में हेडिंग होगा आपका ये वांछित डीएनए खंडों का वर्ण, और इसमें लिखना है अंत में वांछित जीन वाले डीएनए खंडों को विखंडित डीएनए खंडों से वैद्युत कण संचालन या इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किया जाता है। डीएनए खंड पर ऋणात्मक आवेश होता है, अतः ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से विद्युतीय क्षेत्र में एनोड की ओर गति करते हैं। वही तो कहा गया कि ये निगेटिव चार्ज के होते हैं, और विद्युत क्षेत्र में जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रिया होती है, कौन सी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस होती है, जिस कारण ये निगेटिव होगा तो ये एनोड पॉजिटिव होता है, तो एनोड की ओर गति करने लगता है। फिर आगे लिखिएगा डीएनए खंड अपनी लंबाई के अनुरूप अलग अलग स्पष्ट पट्टियों के रूप में जेल पर एकत्रित हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर प्रोब्स की मदद से वांछित डीएनए खंडों को पहचाना जाता है। मॉलिक्यूलर प्रोब्स ज्ञात न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम वाले एक सूत्री डीएनए होते हैं जिसमें रेडियो एक्टिविटी होती है। ये रेडियो एक्टिविटी एक सूत्री डीएनए अणु समान क्षारक अनुक्रम वाले डीएनए खंडों से युग्मित हो जाते हैं। इस प्रकार पहचाने गए डीएनए खंडों को अलग कर लिया जाता है। वैज्ञानिकों ने मनुष्य के जीनोम में डीएनए खंडों को इस विधि द्वारा पृथक किया है, मतलब इसी विधि द्वारा जो है मनुष्य के जीनोम को जो है पृथक किया गया है, मनुष्य के जीन को जो है पृथक किया गया है। तो बस इस भाग में, इस प्रोसेस में वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलयन एवं वर्ण में इतना ही रहने देते हैं। अब इसका दूसरा जो भाग, दूसरा जो होगा, ये तो पहला था वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलयन एवं वर्ण, और इसका जो दूसरा होगा जो है उससे अगले वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे पढ़ते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि हम अगला वीडियो जो है बहुत जल्दी प्रोवाइड करा सकें। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी प्रोसेस जो है, सारी बातें अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आता है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।